जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 16 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जिन भी लोगों से मेरी बात हुई है उसके अनुसार ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ रही थी क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछे गए थे। हालांकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि यहाँ पर रिपीट भी हुए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in दोनों के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा एसजीएसटी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसजीएसटी की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर यह बताया कि पूछा यह गया था कि एसजीएसटी किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा जीएसटी जो हमारा है वह तीन प्रकार का होता है। एक हमारा होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक हमारा होता है यहाँ पर आईजीएसटी। क्या होता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एक होता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्या पूछा गया था एग्जैक्ट आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपने एग्जाम दिया होगा। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि एसजीएसटी हमारे राज्य के संबंधित करों से जुड़ा हुआ है। जीएसटी से कई सारे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, जैसे कि कब ये लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। किस संशोधन के द्वारा। तो हमारे संविधान में 101वां संशोधन होता है 2017 में और उसके द्वारा इसे यहाँ पर लागू किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मुगल कालीन नृत्य है जो कि वर्तमान में अस्तित्व में है। तो कई सारे ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे और अगर हम लोग मुगल कालीन नृत्य की बात करते हैं तो ये है कथक। कौन सा कथक जो हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ये अकबर के समय से ही चला आ रहा है। तो याद रखिएगा कथक इसका होगा सही उत्तर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है तो वो आपका है भरतनाट्यम और ये है तमिलनाडु राज्य का। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि आसान सा था कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि सिक्किम था, उत्तराखंड था, इसके अलावा तिब्बत था, नेपाल था। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर तिब्बत में। तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही आसान सा प्रश्न था। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो हमारे विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनके लिए शुरू किए गए नए बैचेज के बारे में बताना चाहूँगा। तो 16 और 17 फरवरी को अनअकैडमी के द्वारा जो बैंक के एग्जाम होते हैं उनके लिए नए कोर्सेज की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर आपको जो भी हमारे बैंक के क्षेत्र में बेस्ट एजुकेटर हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है। अनअकैडमी के प्रीमियम कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट मिलते हैं। कौन कौन से। एक बेनिफिट तो आपको ये मिलता है कि अगर आप कोई भी कोर्स यहाँ पर परचेज कर लेते हैं तो उस पार्टिकुलर कोर्स में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें से आप किसी से भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। यानी आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं उस पार्टिकुलर टीचर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर पीडीएफ है वह भी आपको क्लास के साथ ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप टाइम टाइम पर रिवीजन भी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होती है कि जैसे ही आप कोई बैच ज्वाइन करेंगे उस पार्टिकुलर बैच का पूरा शेड्यूल कैसा होगा, यानी कि कौन सी क्लास कब होगी, किस दिन होगी, किस एजुकेटर के द्वारा कितनी बजे चलाई जाएगी, ये सारी जानकारी आपको बैच के शुरुआत में ही दी जाएगी। तो इससे आप अपने टाइम टेबल को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर अभी आप यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे कि फरवरी के बाद में ये जो डिस्काउंट है वह 5% होने वाला है। तो अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिए कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको पूरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप इसमें से देख लीजिएगा। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। उसी प्रकार से राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर है रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट। गुजरात में आपको मिलेगा काकरा पार एटॉमिक पावर प्लांट। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में आपको मिलेगा तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में आपको मिलेगा कैगा। तमिलनाडु में आपको दो मिलेंगे, एक है कुडनकुलम और एक हमारा है कलपक्कम। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। टोटल इनकी संख्या है 7।
अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव नेत्र किस रंग को सबसे बेहतर देखने में सक्षम होता है। तो वैसे अगर हम लोग बात करते हैं इन जनरल, तो जो हमारा येलो कलर होता है यानी कि जो पीला रंग होता है वह सबसे बेहतर विजुअल होता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी कमरे को येलो कलर में यहाँ पर पेंट करवा दिया जाए तो वह ज़्यादा प्रकाशवान रहता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है वह पीले कलर को सबसे बेहतर तरीके से देख सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में शामिल नहीं है। तो यह प्रश्न पूछा गया था, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कौन से हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? WTO हो गया यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, विश्व बैंक हो गया। तो ये हमारे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है क्या? तो 1944 की बात है। अमेरिका, इसके अलावा जो कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और कुछ हमारे पश्चिमी यूरोपीय देश थे जिनके बीच में एक समझौता हुआ था। तो इनके द्वारा इस समझौते के अंतर्गत कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जानी थी। तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ये हमारे होते हैं। बाकी ऑप्शन में आपको क्या दिया था वह नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो जैव ईंधन नीति होती है इसको किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था। तो इसे लागू किया था राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने वर्ष 2019 में। तो याद रखिएगा राजस्थान ने सबसे पहले जैव ईंधन नीति को लागू किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये तो रिपीटेड सा प्रश्न है। आम के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्से कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पब्लिशर और शेयर पॉइंट मिलेंगे। इसमें एक ऑप्शन दिया गया था एडोब। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा एडोब रीडर होता है वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो वीवीपैट होता है इसका पूरा नाम क्या है। तो वीवीपैट आपने देखा होगा कि कई जगह पर चुनाव के दौरान वीवीपैट मशीन का यूज किया जाता है। इससे आपको एक पर्ची मिल जाती है जब आप ईवीएम के माध्यम से वोट देते हैं। तो वीवीपैट का पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका पूरा नाम होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या है? कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा था कि प्रश्न पूछा गया था कि आज़ादी के बाद में पहली बार किस सीएम के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आज़ादी के ठीक एक दिन बाद 16 अगस्त 1947 को जो हमारा दिल्ली में लाल किला है वहां पर तिरंगे को फहराया था। तो ये आप याद रखेंगे। एनटीपीसी में एक प्रश्न 2-3 बार और पूछा जा चुका है कि पहली बार किस महिला ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराया था। तो ये थी मैडम भीकाजी कामा। कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। और इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में ये झंडा फहराया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। तो अगर हम लोग सबसे बड़े बैंक की बात करते हैं तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम लोग प्राइवेट क्षेत्र के बड़े बैंक की बात करें तो वो आपका है HDFC। तो ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और ये नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर नेशनलाइज हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो सभी को याद होगा जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। कब बने थे? तो 1888 में। कब? 1888 में जो हमारा इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था उसमें पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। तो इनका नाम आपको याद रखना है। वैसे अगर हम लोग कांग्रेस के यहाँ पर सत्रों की बात करें तो पहला हुआ था 1885 में बॉम्बे में, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा जो हमारा था वह हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1886 में। तीसरे की बात करें तो 1887 में होता है मद्रास में, S बदरुद्दीन तैयब साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। और चौथा हमारा 1888 में हुआ था इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में, और जॉर्ज यूले इसके थे अध्यक्ष। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 से जो हमारी भारतीय फुटबॉल टीम है इसके कोच कौन है। तो अगर हम लोग भारतीय फुटबॉल टीम की बात करते हैं तो इसके कोच हैं इगोर स्टिमैक। कौन है? इगोर स्टिमैक। और ये है क्रोएशिया से।
फुटबॉल टीम के कप्तान की बात करते हैं तो इनका नाम है सुनील छेत्री। क्या नाम है? सुनील छेत्री। उसी प्रकार से अगर हम महिला फुटबॉल टीम के कोच की बात करें तो इनका नाम है मायरोल रॉकी। क्या नाम है? मायरोल रॉकी इनका नाम है। और उसी प्रकार से अगर हम महिला फुटबॉल टीम के कप्तान की बात करें तो इनका नाम है आशा लता देवी। क्या नाम है? आशा लता देवी। और अगर हम लोग भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की बात करते तो वे हैं रवि शास्त्री। कौन है? रवि शास्त्री। महिला टीम की बात करें तो WV रमन इसके हैं मुख्य कोच। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। हॉकी के बारे में भी आपको याद रखना है तो ग्राहम रीड जो हमारी हॉकी पुरुष टीम है उसके कोच हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस छोड़ने के बाद में नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो आप सभी को याद होगा 1939 में जो त्रिपुरी वाला सीजन था उस समय इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में इन्होंने बनाया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बनाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 वाले कहाँ पर होंगे? तो ये तो लगभग हम लोग रट ही चुके हैं कि 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये आपके चीन के बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? चीन के बीजिंग में। उसी प्रकार से याद रखेंगे कि 2024 में जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2026 में जो हमारा शीतकालीन ओलंपिक है ये इटली के मिलान और कोर्टिना में होगा। इसी प्रकार से याद रखेंगे कि जो हमारा 2028 का समर ओलंपिक है ये आपके अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। तो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबरीमाला का मंदिर किस राज्य में है? तो ये तो आसान सा प्रश्न था, ये मिलेगा आपको केरल राज्य में। अगला प्रश्न पूछा गया कि संपत्ति का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो आप सभी को याद होगा कि ये हमारे अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और उसके बाद में इसे हटा दिया जाता है और इसे बना दिया जाता है एक लीगल राइट या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इसे अनुच्छेद 300A के रूप में संविधान में पुनः जोड़ दिया जाता है। तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया था। और सुबह वाले शिफ्ट में भी संशोधन से प्रश्न पूछा गया था, कल के दोनों शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो संशोधन एक बार आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सचिंद्र सान्याल बटुकेश्वर दत्त के साथ में मिलकर के भगत सिंह के द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इस पार्टी का नाम था HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में यहाँ पर इसका नाम बदल दिया जाता है तो तब इसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये भी एक आसान सा ही प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया कि admin@gov.in में एडमिन क्या है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एडमिन की। तो अगर हम लोग ईमेल आईडी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये पहले वाला भाग होता है इससे हम कहते हैं यूजर आईडी। क्या होता है? यूजर आईडी। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा ये हमारा होता है यूजर आईडी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ई-नैम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किससे संबंधित है? तो ये हमारे कृषि से संबंधित है। आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि तेलंगाना को तमिलनाडु से जोड़ता है? तो यहाँ पर वाटरवे की बात हुई है। तो जो हमारा नेशनल वाटरवे 4 है, कौन सा? नेशनल वाटरवे 4 है, ये जोड़ता है तेलंगाना से तमिलनाडु को। तो याद रखेंगे नेशनल वाटरवे 4 यहाँ पर दोनों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का एस्क है? तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम के एस्क की बात करते हैं तो ये है बॉक्साइट। और आज सुबह ही हम लोगों ने मिनरल और एग्रीकल्चर वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि बॉक्साइट का हमारे देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा उत्पादन में प्रथम पे है। वैश्विक स्तर पे बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है पहले स्थान पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है ये इसका एस्क होता है बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीन के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहा जाता है जीन के अध्ययन को। एक प्रश्न यहाँ पर RBI से संबंधित पूछा गया था। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? उसमें ऑप्शन में बैंक रेट, SLR इस प्रकार से दिए गए थे। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो 25 प्रश्न जो मुझको मिले थे वह मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न में कोई संदेह है या फिर अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न इनमें से नहीं आया था तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको इनके अलावा भी कुछ प्रश्नों के बारे में पता हो तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पहले शिफ्ट के हैं और ये उस समय मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। तो आइए इनको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं।
एक प्रश्न पूछा गया था कि मनका बनाने की जो कला होती है वह किससे लिया गया है। तो एग्जैक्ट प्रश्न यही था या अलग कुछ था, वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन भी मुझे यहाँ पर नहीं पता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे भगवान बुद्ध थे उनको कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये आप सभी को पता होगा कि बोध गया जो कि हमारे बिहार में है, वहाँ पर एक हमारी नदी है जिसका नाम है निरंजना नदी। तो निरंजना नदी के किनारे बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये भी एक आसान सा ही प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा 23वां ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 में हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका हुआ था कहाँ पर, ये मुंबई में। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में। इसका थीम क्या था, तो थीम इसका था इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसका थीम था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च हुआ था 2013 में। कब, 1 जुलाई 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत 9 सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें से 7 इस समय ऑपरेशनल हैं और इसी को हम लोग कहते हैं नाविक। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नाविक। तो चलिए, नाविक का पूरा नाम क्या है ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2018 में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो ये हमारे पंजाब के जालंधर के एक 10 वर्षीय फोटोग्राफर हैं। इनका नाम है अर्शदीप सिंह। कौन है, अर्शदीप सिंह, और इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिस प्रकार से टेनिस में फोरहैंड होता है वैसे क्रिकेट में कौन सा शॉट मारा जाता है। तो जैसे ये अगर मान लीजिए कोई टेनिस खेलने वाला व्यक्ति है तो जब वह इस प्रकार से शॉट को मारता है सामने की तरफ, तो इसी को हम लोग कहते हैं फोरहैंड। तो यहाँ पर जो हमारे क्रिकेट में स्क्वायर कट मारा जाता है ऑफ साइड में, तो ये बिल्कुल टेनिस की तरह होता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्क्वायर कट। अब ये जिन्होंने इसे खेला होगा उन्हीं को इसके बारे में पता होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था। तो पहला देश था भारत, और इसने मार्स ऑर्बिटर मिशन के अंतर्गत पहली बार मंगल पे अपने मिशन को पहुंचाया था। और आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी देश अभी तक मंगल पे पहुंचे हैं उनमें से सबसे पहले सफलतापूर्वक पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला देश भी है भारत। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है। फिर पूछा गया था कि जो हमारे छुई मुई का पौधा होता है यह किस किंगडम से संबंधित है। तो याद रखेंगे ये हमारे मिमोसा पुदिका से संबंधित है। किससे, मिमोसा पुदिका से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसकी जो PDF होगी वह एडिट होने के बाद में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार पूछे गए थे, या अगर एडिशनल कोई जानकारी ऐड करनी होगी तो वह भी PDF में अपडेट करने के बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।